आ, आज से हमारी पॉलिटी की कक्षा शुरू होगी, राइट। आई होप कि आप सभी ने मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो देखे होंगे। किसके किसके पास PYQ नहीं है? आपके पास है? आपके पास? आपके पास? क्यों? डे वन से कह रहा हूं कि आपके पास क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। पिछले बार क्या क्या पूछा था? क्या क्या पूछा था? हाँ, मेंस के लिए। अच्छा, देखो बेसिक बात ये है कि जब आप PYQ देखते हो ना, जब आप PYQ देखते हो तो आपको डायनामिज्म पता चलता है किसी भी सब्जेक्ट का, और बीपीएससी किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है ये भी आपको पता चलता है ना। तो PYQ देखना आपके आपके लिए क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। खाना मत खाओ लेकिन PYQ जरूर देखो, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हम्म 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 हम्म, हाँ, देखो किसी भी सब्जेक्ट का दो पार्ट होता है। किसी भी सब्जेक्ट का दो पार्ट होता है, एक स्टैटिक पार्ट होता है और दूसरा होता है डायनेमिक पार्ट। ठीक है, तो स्टैटिक पार्ट के लिए आपको स्टैटिक बुक से पढ़नी होगी। इधर यू शुड रीड NCERT, ठीक है, और लक्ष्य लक्ष्मीकांत, ठीक है। और डायनेमिक पार्ट के लिए आपको करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना होगा। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी काफी डायनेमिक सब्जेक्ट है। आपका स्टैटिक पोर्शन तो तैयार होना ही होना चाहिए। जो करंट में डेवलपमेंट हो रहा है ये भी, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा कमांड होना चाहिए। और प्रीवियस के जिस एग्जामिनेशन की भी, चाहे हम 69 की बात करें, 68 की बात करें, 67 की बात करें, मैंने जो भी बताया है अमूमन वहीं से प्रश्न पूछा है। और आप देखोगे PYQ अर्थात 69 बीपीएससी मेंस का ही, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। 69 बीपीएससी मेंस का ही यदि आप अवलोकन करोगे, पूर्वावलोकन करोगे, तो आपको देखने से पता चलेगा कि जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे EWS है, काफ़ी करंट में बना हुआ होता है। ठीक है, UCC का मुद्दा हो गया, काफ़ी करंट में बना हुआ था। ठीक है, फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम NRC का मुद्दा है, ये भी करंट का मुद्दा है। और हमेशा यहाँ से प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो जो करंट में बना हुआ है ना, उससे संबंधित आपको स्टैटिक पोर्शन क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अब देखो, अब डायनामिज्म इतना बढ़ गया है, जब से शॉर्ट आंसर लिखवाने की बात हो रही है, शॉर्ट आंसर लिखवाया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा हर एक सब्जेक्ट से लेके, चाहे हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी हो गया या ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो गया। अब आपको क्या होना चाहिए, कमांड अपना अपना जो होराइजन है वो थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आप पहले जैसे सेलेक्टिव स्टडी करके चीजों को सरपास नहीं कर सकते हो। ठीक है, हालांकि हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है लेकिन कुछ पोर्शन के लिए, हर एक पोर्शन के लिए नहीं। पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का भी आपने देखा होगा कि प्रीवियसली हिस्ट्री जो है काफी सेलेक्टिव होता था, और कोई भी प्रिडिक्ट कर लेता था कि हिस्ट्री के इस पोर्शन से ये क्वेश्चन आएंगे, पिछले साल ये नहीं आया था तो इस साल ये पूछ देगा, और सब लोग 30 मार्क हाँ समझते थे। अब हिस्ट्री अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, कोई छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं। तो अब शॉर्ट आंसर को लेके आपको सारे A1 A2 लेके Z तक 19वीं सदी के उत्तरार्ध से, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, और आज़ादी तक आपको हिस्ट्री पढ़ना ही है। उसी तरीके से पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी भी आपको टोटल पढ़ना है, संविधान का जो भी स्ट्रक्चर है प्लस उसका जो डायनामिक पोर्शन है करंट अफेयर्स वो पढ़ना है। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डायनेमिक है। अब देखो, कोई भी आयोग, बीपीएससी क्यों चाहता है कि आप पॉलिटी पढ़ो? पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या जानकारी मिलती है? बता बताओ सर। हाँ, मतलब यही जो आप लोग बोल रहे हो, ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, पॉलिटी में होती हैं। ठीक है,
पॉलिटी में हम ये देखते हैं कि सरकार कैसे गवर्न करी जाती है, सरकार का इलेक्शन या चयन किस तरीके से होता है, विधायिका कैसे कार्य करती है, कार्यपालिका कैसे कार्य करती है, क्या वहाँ का किसी पार्टिकुलर देश की पॉलिटी के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि वहाँ की सरकार अध्यक्षात्मक है या लोकतांत्रिक सरकार है, या अधिनायकवादी सरकार है, निरंकुश सरकार है, एकात्मक सरकार है, या संघीय सरकार है, संघीय व्यवस्था है। ठीक है, कार्यपालिका का क्या रोल है, विधायिका का क्या रोल है, न्यायपालिका का क्या रोल है, वगैरह वगैरह, या वो पार्टिकुलर देश और समाज ओवरऑल देखें तो किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन पे क्या चलता है, सरवाइव करता है। तो जब हम किसी भी देश की पॉलिटिकल व्यवस्था या यूं कहे पॉलिटी या उसके संविधान का अध्ययन करते हैं, कानून व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो हमें लाइक माइंडेड देश का पता चलता है। ठीक है, और लाइक माइंडेड देश में क्या होगा, दोस्ती ज्यादा बढ़ेगी। और हम चाइना से जो कि एक क्या है, एक तरीके का निरंकुश सरकार है, वहां पे अधिनायकवादी सरकार है, क्योंकि एक ही पार्टी की गवर्नमेंट वहां पे बनती है। दो कि वहां पे टाइम टू टाइम इलेक्शन होता है, लेकिन हम अधिनायकवादी क्यों बोलते हैं, निरंकुश सरकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंगल पार्टी है, लोगों को चुनने का अधिकार नहीं है, बस एक खाना पूर्ति है चुनाव का कि ले जाके आपको वोटिंग कर देनी है। ठीक है, तो जब हमें पता चलता है कि भैया फ्रांस क्या है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अमेरिका क्या है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। ठीक है, हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा जो संसदीय व्यवस्था है, हमारी उस लगभग वही व्यवस्था ब्रिटेन में है, या यूं कहे कि अमेरिका में है या फ्रांस में है, थोड़ा बहुत अंतर के साथ। तो हम वैसे देशों से क्या करते हैं, अपना रिलेशन बनाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक पार्टिकुलर क्या होता है, अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपके पर्सनालिटी में वो डायमेंशन एड ऑन होता है। जब आप समझोगे, सोसाइटी को समझोगे, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझोगे, सोसाइटी कैसे गवर्न होती है, तभी तो जाके आप एक अच्छे प्रशासक बन पाओगे। जब आपको कानून व्यवस्था की जानकारी ही नहीं होगी, है ना, तब कहाँ से आप प्रशासक बन पाओगे, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट, मान लीजिए ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी क्यों पढ़ी जाती है, ऑब्वियस। मान लीजिए कि आपको बिहार का सचिव बना दिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का या इंडस्ट्री का, और आपको भेज दिया जाए कि नॉर्थ बिहार में जाओ और कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां पे हम क्या करें, बीएडा जैसे प्लग एंड प्ले सिस्टम वाला कोई इकोसिस्टम हम डेवलप करें, जहां पे कंपनियां जाके वहां पे अपना फैक्ट्री सेटअप करें और संचालन करें, ताकि औद्योगिकरण हो बिहार का। तो आप क्या करोगे, जब आपको ज्योग्राफी पता होगी नॉर्थ बिहार की, तभी तो आपको पता होगा कि नॉर्थ बिहार क्या है, फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पे बाढ़ आते हैं। ठीक है, तो आप जाके कहीं लो लैंड में वहां पे जमीन अलॉट नहीं कर दोगे, वहीं पे बीएडा जैसे मान लीजिए नॉर्थ बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं डेवलप करोगे। ठीक है, पता चले कि आपको ज्योग्राफी का पता ही नहीं है और जाके वहां पे आपने जमीन अलॉट कर दिया, कंपनियां आई वहां पे सेटअप कर गई, फिर क्या होता है कि बाढ़ के सीजन में, बरसात के मतलब जब मानसून सीजन होता है तो उस समय बारिश होती है और 2 महीना रोड ब्लॉक, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद। तो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए ये इकोसिस्टम सही नहीं होगा। जब 2 महीना कोई इंडस्ट्री बैठ जाए, ठप हो जाए, तो क्या हो जाएगी, उसका जो भी आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी, वो इंडस्ट्री रन नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए कोई भी आयोग, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए पढ़ाता है कि आपके पर्सनालिटी में वो सारे डायमेंशन एड ऑन हो। और ये स्पेशलिस्ट का एग्जाम नहीं होता है, जर्नलिस्ट का एग्जाम होता है। आपको सारी चीजें जनरली आपको मालूम होनी चाहिए। तो एक अच्छा प्रशासक हमेशा क्या करते रहता है, अपने आप को अपडेट करते रहता है, पढ़ते रहता है। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी, और हमारा जो मतलब बेसिक जो चीजें भी मैंने कन्वे करा आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है, हम देखेंगे कि राजनीति क्या होती है, संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है। ठीक है, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, राजनीतिक व्यवस्था, कौमा सरकारें और संविधान।
राजनीतिक व्यवस्था आप कॉमा में लिख देना। सरकारें और संविधान। कौन बताएगा कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है? बताओ इंद्रमणि, ऐसे मायूस से क्यों हो? शायद चंद्रमणि नहीं है इसलिए। बताओ राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है? आप बताओ राजनीति क्या है? आजकल बहुत बात आप करते हो कि राजनीति खराब हो गई है, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। तो क्या है राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हो? देखो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। कोई भी शब्द आपके आंखों के सामने से अगर गुजरे तो वो यूं ही नहीं गुजर जाए, शून्यता में ना जाए। उसका क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। जनरल चीज है। पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब होता है? हाँ, तो एक तरीके से देखा जाए बहुत बढ़िया कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है? एक सामाजिक संस्था है जो हमारे शासन के साथ या जिसके द्वारा हमारा शासन क्या होता है? गवर्न होता है। इसमें हमें यह भी पता चलता है कि सरकारें किस तरीके से चुनी जाती हैं, सरकारें किस तरीके से काम करती हैं, सरकारें किन किन नियमों पर काम करती हैं। ठीक है, यदि लोग सरकार से नाखुश हों तो वो सरकार को कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, यही सारी व्यवस्थाएं होती है ना राजनीति व्यवस्था में। अब ये बात बताओ, ये जो राजनीतिक व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, यह किससे प्रभावित होता है? और सोचो, होराइजन बढ़ाओ। समाज से प्रभावित होता है। जिस समाज में, और उस समाज का हर एक, मैंने डे वन से बता रहा हूं कि हर एक समाज का अपना आयाम होता है। जैसे हमारे यहाँ की राजनीतिक सिस्टम की बात करें तो इसकी जो पुरातन संस्कृति है भारत की, इससे भी ये प्रभावित है। हम वसुधैव कुटुंबकम पे अपना इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के दुख में हम अपना हाथ बटाते हैं, सहारा बनते हैं, खुशियां। हाँ, तो मतलब वो अलग चीज हो गई। लेकिन हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स हमारी संस्कृति से भी प्रभावित होता है, हमारे संसाधन से भी प्रभावित होता है। जैसे बिहार का पार्टीशन हुआ, तो उस पार्टीशन के पीछे का मूल कारण क्या था? मूल कारण जो था वो आर्थिक कारण था। हम पढ़ेंगे, आपका देखो ग्रुप में मैंने डाल दिया है, ऑनलाइन वालों के लिए भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा कि एक सप्ताह में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे छोटे राज्य और उसकी व्यवहार्यता। ठीक है, तो उसमें संसाधन ही मेन मुद्दा था। झारखंड का कोयला या जो भी संसाधन रिच स्टेट रहा है झारखंड, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी की स्थिति बोलते हैं इसे। मतलब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका विकास उस लेवल का नहीं हो पाता है जितना आप में क्षमता है या जितना आप में संसाधन है। तो पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी की अवस्था में था। ठीक है, 50 साल 60 साल बीत गए थे, फिर भी क्या होता? जस का तस उसकी स्थिति थी। क्यों? ड्यू टू द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। तो वहां की जो लोकल पार्टियां हैं, सोरेन वगैरह, भाई साहब शिबू सोरेन नाम था ना उनका, उन्होंने झारखंड को अलग, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करी और झारखंड अलग बनाओ। लालू यादव जी ने कहा कि मेरे लाश पे झारखंड का निर्माण होगा। फिर देखा कि अपनी सरकार ही उसमें आ गई, तो झारखंड को उन्होंने अलाउ कर दिया कि झारखंड हटेगा। तो राजनीति किससे प्रभावित हो रही है? अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो रही है, संसाधनों से प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है? संस्कृति से प्रभावित हो रही है। हमने दो आयाम देख लिया, इसके साथ साथ और किससे प्रभावित होगी? धर्म से भी प्रभावित होती है राजनीति। जैसे पाकिस्तान का अपना वो, जैसे मान लीजिए कि हमारा सनातन धर्म का बोलबाला है, वैसे इंडिया जो है, किसी भी इंडिया एज ए स्टेट किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं हम। ठीक है,
लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि सनातन संस्कृति का रिस्पेक्ट किया जाता है, जहाँ पे बौद्धिज्म का रिस्पेक्ट किया जाता है, जैनिज्म का रिस्पेक्ट किया जाता है, उससे हम क्या करते हैं, हम अब जब अपना इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप करते हैं तो उसमें इन आयामों को भी रखते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं। आपने पिछले साल देखा होगा कि प्रधानमंत्री, अब मुझे एग्जैक्ट उस देश का नाम नहीं याद आ रहा है, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीकन कंटिनेंट के किसी देश में गए थे, तो वहाँ की लोकल संस्कृति है, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ गायों को पूजा जाता है, रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाता है, वैसे वहाँ पर भी देखा जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो उन्होंने वहाँ से गाय खरीद के कितने डॉलर का, और वहाँ पे गाय दान में दी उसके राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उनकी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में क्या है, गाय को लेकर एक समानता है। तो यहां संस्कृति या धार्मिक नजरिए से, जिस नजरिए से कहिए, ये प्रभावित हुई कि नहीं हुई पॉलिटिकल व्यवस्था जो भी है, ठीक है। इसके साथ साथ वहां की धार्मिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, सामाजिक आयाम, लौकिक आयाम, संसाधन, सब जो है इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पहला लिखिए, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एक सामाजिक संस्था है जो किसी देश के, जो किसी देश के शासन के साथ चलती है, जो किसी देश के शासन के साथ चलती है, कॉमा, तथा लोगों से इसका संबंध बताती है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। दूसरा लिखिए, बताती है, ठीक है। दूसरा लिखिए, यह कुछ मूलभूत सिद्धांतों के समूह पर आधारित होती है, समूह पर आधारित होती है, कॉमा, मूलभूत सिद्धांतों के समूह पर आधारित होती है, कॉमा, जिससे राजनीति और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है। राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है। बात आ रही है समझ में? मतलब कुछ सिद्धांतों का यह समूहन है जिससे उस पार्टिकुलर देश के, राज्य के राजनीतिक व्यवस्था या जो भी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उनका क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इसके द्वारा शासक चुने या निर्वाचित होते हैं, मतलब चुने जाते हैं या निर्वाचित होते हैं, पूर्ण विराम। सरकारों का निर्माण होता है, इसी में लिखो, सरकारों का निर्माण होता है और निर्णय लिए जाते हैं, और निर्णय लिए जाते हैं। अगला लिखिए, यह उन सिद्धांतों को आकार प्रदान करती है, यह उन सिद्धांतों को आकार प्रदान करती है जिसके आधार पर, जिसके आधार पर एक राष्ट्र के संस्थानों का निर्माण होता है, एक राष्ट्र के
संस्थानों का निर्माण होता है जिनका उपयोग, निर्माण होता है के बाद कॉमा दे देना, जिनका उपयोग शासन व्यवस्था में किया जाता है। शासन व्यवस्था में किया जाता है। लिखिए अगला, लिखिए इसमें बदलते समयानुसार और जरूरतानुसार या जरूरतानुसार नागरिकों के लिए परिवर्तन या परिवर्तन का अभाव शामिल होता है, या अभाव शामिल होता है। ठीक है, ये बात, लास्ट वाला बात समझ में आया किसको किसको? समझ में आया लास्ट वाला? आप सर, नींद आ रही है क्या आपको क्लास में? हाँ, आंखें लाल लग रही हैं आपकी। अच्छा, देखो ये ना, ये जर्नलिस्ट सारी चीजें आप लिख रहे हो, आप ये मत सोचो कि यू आर राइटिंग दिस ऑल टाइप ऑफ फीचर अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है। जैसे चाइना में है, चाइना के जो भी राजनीतिक सिद्धांत अभी तक बने हुए हैं, यहाँ नागरिकों के लिए कोई चेंज वगैरह यहाँ पे लाने का क्या है, लगभग अभाव देखा जाता है। लेकिन वहीं इंडिया में हमारे जो राजनीतिक पूर्वज हैं, उन्होंने अपने जरूरतानुसार, समयानुसार परिवर्तन का अधिकार हमें 368 के तहत दे दिया है कि भैया देखो, अगर कोई संघात्मक व्यवस्था में कोई परिवर्तन लाना चाहते हो तो राज्यों के कंसेंट से, सहमति से आपको लाना होगा, अदरवाइज जो विधायिका बैठी हुई है सेंटर में वो लाएगी नॉर्मल कंडीशन में। ठीक, बात आ रही है समझ में? तो हमारे यहाँ क्या हो गया, परिवर्तन निहित है, लेकिन चाइना जैसे देशों में परिवर्तन का लगभग अभाव देखा जाता है। बात आ गई समझ में? क्रिस्टल एंड क्लियर? जो भी पॉइंट आपने लिखा था सारी चीजें समझ में आ गई? आगे लिखिए, देखिए राजनीतिक व्यवस्था के उदय के कारक, राजनीतिक व्यवस्था के उदय के कारक। तो यहां पे लिख लो उदय के कारक, इसको इन सर्किल कर लीजिए और इसका बाजू बना लीजिए। देखिए बाजू बनाइए, लिखिए इसमें लिखिए जनसंख्या प्रकृति। लिखिए पहला लिखिए जनसंख्या प्रकृति, दूसरा लिखिए मौजूदा संसाधन, ठीक है, मौजूदा संसाधन। तीसरा लिखिए सामाजिक आर्थिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक। ठीक है, ऐसे ही लिखिए। आगे लिखिए विचारधारा अथवा मूल्य, विचारधारा अथवा मूल्य। ठीक है, आगे लिखिए सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य। आगे लिखिए भौगोलिक विशेषता,
भौगोलिक विशेषता, मतलब सोसाइटी के जो भी आयाम होंगे सब इसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल, हाँ, धार्मिक भी लिख लो, ये विचारधारा अथवा मूल्य में वो सब सब आ जाते हैं। ठीक है, धार्मिक भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे लिखिए, राजनीतिक व्यवस्था के रूप, राजनीतिक व्यवस्था के रूप, मतलब राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है, राजनीतिक व्यवस्था के रूप। ठीक है, लिखिए, उपरोक्त कारकों से, उपरोक्त कारकों के प्रभाव, लिखिए, उपरोक्त कौन से कारक, जो अभी ये आर्म्स बना के आपने डील किया है, लिखा है, लिखो, उपरोक्त कारकों के प्रभाव से विश्व में, प्रभाव से विश्व में कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। इनमें इनमें विभिन्न प्रकार की सरकारें, इनमें विभिन्न प्रकार की सरकारें अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनाई हुई हैं। जैसे, ठीक है, अपनाई हुई हैं, और पूर्ण विराम दे दो, पूर्ण विराम, और पैराग्राफ चेंज कर दो, पैराग्राफ चेंज कर दो। ठीक है, हाँ, पूर्ण विराम दीजिए। अपने प्रकृति के अनुरूप, अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार इनके नाम अलग अलग हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे, जैसे, ऐसे लिख दो, जैसे लिखो, और जैसे में लिखो, एकात्मक सरकार, नहीं, एकात्मक, जैसे, जैसे में लिखो, एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, लिखते जाओ, एकात्मक सरकार, कौमा, संघात्मक सरकार या संघात्मक राजनीतिक व्यवस्थाएं, है ना। दूसरा लिखिए लोकतांत्रिक, तीसरा लोकतांत्रिक लिखिए, चौथा लिखिए कुलीन तंत्रीय, लोकतांत्रिक के बाद कुलीन तंत्रीय, कुलीन मतलब एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्रीय। अब लिखिए अधिनायकवादी, अधिनायकवादी, नायक नहीं, अधिनायक हूं मैं। ठीक है, खलनायक नहीं, अधिनायक हूं मैं। अब इसको मैं डिकोड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब लिखिए, एक एक करके लिखिए। पहला लिखिए एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार। अच्छा, एक बात बताओ, यू हैव स्टडी इनफ एंड डे वन से मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी कोई पॉइंट पढ़ो तो उसके बारे में सोचो। तो आप लोग क्या सोच रहे हो एकात्मक सरकार? मुझे पता है कि प्रीलिम्स के लिए सबने पढ़ रखा है, बट एकात्मक सरकार के बारे में आप क्या सोच रहे हो? मतलब शब्द को डिकोड करना आना चाहिए आप। मतलब कोई केंद्रीय अथॉरिटी है जिसमें सारे क्या हैं, पावर्स इन मतलब उसमें निहित है। ठीक है, लिखिए, आगे लिखिए। तो ऐसे ही आपको लिखना, लिखिए सभी शक्तियां केंद्रीय प्राधिकारी में निहित होती हैं। पूर्ण विराम, लिखिए
जब सभी शक्तियां सेंट्रल अथॉरिटी में रहेंगी, उसमें समाहित रहेंगी, तो अन्य लोग क्या करेंगे? उसके सबऑर्डिनेट के जैसे काम करेंगे। ठीक है, तो आपने लिख लिया, सभी शक्तियां किसी केंद्रीय प्राधिकारी में निहित होती हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, देश के सभी स्थानीय अधीनस्थ, देश के सभी स्थानीय अधीनस्थ इसके एजेंट के रूप में काम करते हैं, इसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसी को बोला जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब लिखिए संघात्मक सरकार। क्या लिखोगे? संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार, शक्तियां विभाजित। जैसे मान लो कि आपके घर में 4 भौजाइयां हैं और आपकी, चाहे मान लीजिए कि आपकी माता हैं, मतलब भौजाइयों की श्रेणी में 4 जेठानी देवरानी हैं लोग, और आपकी दादी माँ हैं। तो मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देते रहता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ। दादी माँ कह रही हैं, अरे अब जीतवा के मेहरी मेहरी बोला जाता है ना, तुमको जो है सारा निर्णय मेरे से बात करके ही, मेरे से चर्चा करके ही लेना है। तुम्हें कोई अलग से अथॉरिटी नहीं है कि कोई तुम किसी भी तरीके का डिसीजन ले लो कि सुबह क्या बनेगा और शाम को क्या बनेगा। चाहे आपका भाई है, अजीत है, सुजीत है, सबको ये ऑर्डर है दादी की तरफ से। ठीक है, या मान लीजिए आपकी माता जी हैं या उनकी जेठानी देवरानी हैं, उनको आपके दादी की तरफ से ये सारा ऑर्डर मिला हुआ है। ठीक है, मतलब जो भी मेंबर ऑफ फैमिली हैं वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी के कंसेंट से। तो ये किस तरीके का पारिवारिक व्यवस्था हो गया? एकात्मक पारिवारिक व्यवस्था हो गया। दैट मीन्स ऑल पावर्स आर इंक्लूडेड इन दादी, कि दादी के बिना ऑर्डर के कोई भी आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब वहीं दादी काफी लेनियंट है, कहेंगी अरे मंगरुआ बहू, झगरुआ बहू, अजितवा बहू, सुजितवा बहू, देखो तुम लोग अपना अपना बांट लो। देखो तुमको शाम को बर्तन धोना है, तुमको ये करना है, तुमको झाड़ू कटका करना है, तुमको मछली पकाना है, तुमको चिकन पकाना है, तुमको मटन पकाना है, कुछ भी। ठीक है, वो उन्होंने बांट दिया। अपने पास कुछ भी पावर्स नहीं रखती हैं। हाँ, कोई कॉमन काम करना होता है तो सब लोग मिल बैठ के चर्चा करते हैं और सबके म्यूचुअल कंसेंट से पारिवारिक निर्णय लिया जाता है। ठीक, तो ये किस तरीके का गवर्नमेंट हो गया? संघात्मक, क्योंकि यहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, सबका अपना एरिया क्या है, बांटा गया है। तो ऐसे में झगड़े भी नहीं होंगे, नहीं होंगे ना भाई। और वहीं किसी का पावर कोई कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो तुरंत ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो संघात्मक और एकात्मक व्यवस्थाएं आपको समझ में आ गई। संघात्मक के बारे में लिखा नहीं ना आपने? लिखिए, इसका लिखित संविधान होता है। जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो ऑब्वियस संविधान को लिखना है ना, या वेल डिफाइंड संविधान होगा। लिखो, लिखित संविधान होता है। अब लिखो, संविधान द्वारा विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। संविधान द्वारा विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। अगला लिखिए, नायक विभाजन होता है। अधिनायकवादी, नायक नहीं अधिनायक हूं मैं, खलनायक नहीं अधिनायक। ठीक है, लिखिए अधिनायकवादी।
किस चिंतन में डूबे हुए हैं शंभू शरण जी? बिहार। मोदी जी कब आ रहे हैं? मैं आज आ रहा था, सुबह स्टेशन से आ रहा था तो पूरा आए हुए हैं, आज ही आए हुए हैं। क्या बात है, आज तक तो एक भी बिहार वार को कुछ भी दिए नहीं, अभी तक 2 बार आ गए चुनाव के लिए। यहीं रहेंगे? अच्छा अच्छा, बढ़िया व्यवस्था है। चलो, कम से कम चुनाव के बदौलत ही बड़े बड़े लोग आ तो रहे हैं बिहार में। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। देखो जो पलायनवाद हुआ है ना 90 के दशक में, उसका खमियाजा बिहार अब कब तक भुगतेगा इसका पता नहीं। अनिल अग्रवाल यहीं के तो हैं भाई, स्टील किंग है, कबाड़ी से बिजनेस शुरू किया था। अनिल अग्रवाल वेदांता के फाउंडर, पटना के ही तो हैं अनिल अग्रवाल। कहाँ कहाँ बिजनेस नहीं है। पहले स्टरलाइट कंपनी थी, अब वेदांता हो गई। पीजीडीसीए उन्हीं के फाउंडेशन में मैंने किया था, सस्ते में कंप्यूटर सिखाते थे। बड़े लोग यही करते हैं ना, बड़े लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन सेटअप कर देंगे, ट्रस्ट बना देंगे ताकि उनको टैक्स वगैरह ना के बराबर देना पड़े, है ना। लिखिए, अधिनायकवाद के आगे लिख देना निरंकुश सरकार। हाँ, ये लोग अपोजिशन के प्रति, असहमति के प्रति असहिष्णु होते हैं। मतलब जो शासक होता है वो हमेशा ही सही रहेगा और अपोजिशन हमेशा गलत। ठीक नहीं है? रसिया में तो था, क्या दुर्दशा हुई। अब ये मत कहना कि भारत में अधिनायकवाद है, अधिनायकवाद भारत में नहीं है। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति को मतलब खूब भर भर के प्रधानमंत्री को, इतना किसी प्रधानमंत्री को गाली सुनते हुए देखे हो? नहीं देखे हो। यही भारतीय लोकतंत्र की क्या है, खूब शूरती है। और ये मतलब बहुत ही कृपा है हमारे ऊपर, जो हमारे राजनीतिक पूर्वज थे उन्होंने बहुत सोच समझ के व्यवस्थाएं इस संविधान की स्ट्रक्चरिंग करी। ठीक है, कि भैया यहाँ पे बड़े बड़े लोग, इंदिरा गांधी जैसे लोग भी क्या हुए, अधिनायकवाद, कुछ देर के लिए अधिनायकवादी हो गए थे, निरंकुश हो गए थे, लेकिन इलाहाबाद, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाम लगा दी, टाइट कर दिया लगाम कि भैया तुम संविधान को सरपास नहीं कर सकते हो। ठीक, तो बात ये है। लिखिए, हमेशा शासक ही सही होता है, हमेशा शासक ही सही होता है। असहमति के प्रति असहिष्णुता, असहमति के प्रति असहिष्णुता, असहिष्णुता, पूर्णता बोल रहा, असहिष्णुता। ठीक है, ठीक है। अब लिखिए हाँ, राजतांत्रिक व्यवस्था, दैट मीन्स कुलीन तंत्रीय, है ना। लिख लीजिए, राजतांत्रिक व्यवस्था स्लैश कुलीन तंत्रीय। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए, लिखिए, यह वंशानुगत होता है, यह वंशानुगत होता है। ठीक, अब देखो इस ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये टर्म्स हैं, आगे आने वाले क्लासेज में बहुत यूज होंगे। थ्रू आउट पॉलिटी का जो भी हम जर्नी कवर करने वाले हैं वो सब में इसका यूज होने वाला है। तो इसको आप लोग प्रॉपर समझ में आ ही रहा है, एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लेना, इसको याद कर लेना, है ना, भूलना नहीं चाहिए। इस और अधिनायकवाद क्या होता है, मतलब क्लास में ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, हो तो नहीं हो क्या? अनएनर्जेटिक से लग रहे हो, लिखो अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, और ब्रैकेट में डाल देना राष्ट्रपति प्रणाली। दूसरा नाम आजकल इसको राष्ट्रपति प्रणाली से भी जाना जाता है, राष्ट्रपति प्रणाली। हाँ, एकात्मक सरकार चाइना का ही एकात्मक सरकार है। अधिनायकवादी भी लगभग सेम ही है। अब ब्रिटेन भी हो सकता है, ब्रिटेन ब्रिटेन एकात्मक सरकार ब्रिटेन होगा, सॉरी। हाँ, एकात्मक सरकार का सबसे बढ़िया उदाहरण, इलेक्शन होता है लेकिन एकात्मक सरकार है ना वहां पे। हाँ हाँ, और अन्य लोग सबॉर्डिनेट के जैसे काम करते हैं। फिर इसके साथ साथ चाइना में यदि बात करें तो एकात्मक इन द सेंस कि सारे जो पावर्स हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी में हैं, अन्य लोग उसको सबॉर्डिनेट के जैसे काम करते हैं। इसके साथ साथ वहां पे चुनाव वगैरह होता नहीं है, एक पार्टी की सरकार है तो वो निरंकुश भी है, ठीक, अधिनायकवाद भी है ना। लिखिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति प्रणाली। इसमें राज्य प्रमुख, इसमें राज्य प्रमुख ब्रैकेट में डाल देना सरकार प्रमुख, प्रमुख, और राष्ट्र प्रमुख, हाँ राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति होता है। आगे लिखिए लोकतंत्र, लोकतंत्र लिखे थे, लोकतंत्र लिखिए, लोकतंत्र। जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों, हाँ, जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार का निर्माण करती है। अच्छा, भारत में बताओ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या नियुक्ति होती है? नियुक्ति होती है ना। काफी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चुने हुए प्रतिनिधियों से सरकार का निर्माण करती है, हुए प्रतिनिधियों से सरकार का निर्माण करती है, ठीक है। अगला लिखिए लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। अब लिखो अगला टॉपिक, सरकार क्या है? कौन बताएगा? हाँ, सरकार भी क्या है? एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत किसी देश या राष्ट्र की शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है। तो लिखो एक व्यवस्था, हाँ सरकार क्या है इसके, एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को
सुचारू रूप से चलाया जाता है। एक राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। पैराग्राफ चेंज। प्रायः इसके 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। प्राय इसके 3 अंग होते हैं और 3 अंग को अंडरलाइन कर लेना। एक काम करना, विधायिका को पहले लिख लेना, कार्यपालिका को बाद में लिख लेना, ठीक है। लिखिए विधायिका, फिर दूसरे नंबर पे लिखिए कार्यपालिका और तीसरे नंबर पे लिखिए न्यायपालिका, ठीक। विधायिका क्या करती है? लिखिए, बहुत बढ़िया, लिखिए विधायिका के नीचे लिखिए विधि निर्माण है। क्या लिखेंगे? विधि निर्माण। ठीक है। कार्यपालिका क्या करती है? विधि का क्रियान्वयन। ठीक है। और न्यायपालिका क्या करेगी? कानूनों को परिभाषित करेगी। लिखिए कानूनों की व्याख्या, कानूनों की व्याख्या एवं अनुप्रयोग सुनिश्चित करती है। अनुप्रयोग सुनिश्चित करती है, ठीक। अब लिखिए विश्व बैंक के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, विश्व बैंक को अंडरलाइन दिस पार्टिकुलर वर्ड, विश्व बैंक के अनुसार सरकार शासन करने की एक प्रक्रिया है। सरकार शासन करने की एक प्रक्रिया है और शक्तियों का क्रियान्वयन है। शक्तियों का क्रियान्वयन है। क्रियान्वयन है। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? संविधान की। दैट मीन्स रूल बुक या बुक ऑफ रूल्स और सेट ऑफ रूल्स। ठीक है। मान लीजिए कि आपका परिवार है, आप नई नई दुल्हनियां ब्याह के लेके आ रहे हो। ठीक है। अब दुल्हनियां क्या निकली? बहुत ही डिमांडिंग। कल कह रही है कि मुझे बनारसी साड़ी चाहिए, वो भी 25,000 रुपये का। ठीक है। एक तो बात ये हो गई, आपकी दुल्हनियां डिमांडिंग। दूसरा, आपको अपने माता पिता की हेल्थ की चिंता है। आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं से आयुष्मान कार्ड बन जाए या हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए 50-60 साल से पहले। तो अगर कहीं खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत बिगड़ती है तो आप क्या करोगे? हेल्प करोगे, मतलब वो आर्थिक सहयोग मिलेगा। ठीक है। इसके साथ आप सोचते हो कि चलो भैया कि पैसा वैसा बचा के हम क्या करेंगे, कहीं शहर वहर में जमीन ले लेंगे ताकि गुड्डा गुडियन होंगे आगे आने वाले समय में, तो उनके लिए घर और बना के पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर देंगे। ठीक।
आप ये सोच रहे हो। आपके माता पिता का रिक्वायरमेंट मैंने बता ही दिया, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए आपको, या वो अपने हेल्थ को लेके चिंतित हैं और उनकी ये इच्छा है या ये आप पे दबाव डाल रहे हैं कि भैया देखो एक काम करो, तुम हमारा ना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करा लो, आजकल बहुत बहुत बीमारियां चल रही हैं, ताकि अगर कोई खुदा ना खासा कुछ दिक्कत होगी तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगी। तुम्हारी दुल्हनियाँ अलग राग अलाप रही है। तो आप देख रहे हो ना कि जो भी आपके परिवार के जो मेंबर्स ऑफ आपके पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, उनका डिमांड अलग अलग है और उनके बीच म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं है जो उन सबके डिमांड को एक साथ बांध सके या एक साथ बैठ के वार्ता कर सके और उस पे आगे की रणनीति क्या हो तय करे, है ना। तो इसके लिए क्या आपको आवश्यकता महसूस हो रही है? साथ में बैठ के बात करने की, और किस आधार पे कैसे हमें आगे परिवार बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें व्यवस्थित करके तभी तो आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज मान लो 25,000 की साड़ी खरीदने लगे हर एक महीने आप, और आपका पता चले 50,000 का तनख्वाह ही है, तो फिर कैसे मैनेज होगा परिवार? नहीं होगा ना। तो एक आपको यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि यहाँ पे भैया देखो कुछ कानून होने चाहिए मेरे परिवार के अंदर, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो सबको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज परिवार क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, किसी का डिमांड ही हम नहीं फुलफिल कर पाएंगे, परिवार को बढ़िया से हम रन ही नहीं कर पाएंगे। तो एक नॉर्मल परिवार को चलाने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की आपको जरूरत महसूस हो रही है। तो एज अ गांव, एज अ ब्लॉक, एज अ डिस्ट्रिक्ट, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, क्या इस रूल की आवश्यकता नहीं है? जहां पे जैसे जैसे आप अपर स्टेट में बढ़ते जाते हो वहां पे क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे फैमिली है, फिर यहाँ पे ब्लॉक आ गया, ठीक है, तो फैमिली इतनी बड़ी होगी, ब्लॉक इतना बड़ा होगा, फिर मान लो डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा होगा, फिर स्टेट इतना बड़ा होगा, फिर कंट्री इतनी बड़ी होगी, ठीक है, और कंट्री में ये सब आ जाएंगे। जब इतनी डाइवर्सिटी होगी तो सबको एक साथ समन्वित रूप से चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को आप रूल बुक कह लीजिए, संविधान कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सबके लिए जरूरी है। एक परिवार भी कुछ सेट ऑफ रूल्स के तहत नहीं चल, अब उसके बिना नहीं चल सकता, ठीक। तो इसीलिए हर एक समाज को, हर एक संगठन को, हर एक सोसाइटी को चलाने के लिए उसका अपना कुछ पार्टिकुलर रूल बुक्स होते हैं, जिसपे वो सोसाइटी क्या होती है, गवर्न होती है या रन करती है, और सामूहिक रूप से प्रयास के तहत सबका साथ और सबका उत्थान करने की कोशिश करती है। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। बात आ गई समझ में? ठीक है ना। तो लिखो संविधान क्या है। अब एक बात बनाओ, एक और एग्जांपल देख लो। हमने मान लो ट्रैफिक रूल नहीं बनाया होता, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं होती, हम कह रहे ना हम बीचवे रोडों में चलेंगे, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट ज्यादा होगा, ठीक। पर कहेंगे ना भैया हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम बीचे रोड में चलेंगे, एक्सप्रेसवे पर भी क्या चलेंगे, हम बीच में चलेंगे जहां पे गाड़ियां सरपट दौड़ती हैं लगभग 200 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से। तो क्या कर देंगी, उनको चिप्स बना देंगी, उनका पिचकार देंगी, मतलब उसमें पीछे, ठीक है, मटियामेट कर देंगी, पंच तत्वों में विलीन कर देंगी उनको, ठीक है। तो आप देखो कि जब आप रूल्स हटा ले रहे हो ना, जो सेट ऑफ रूल्स है जिसके द्वारा सोसाइटी को गवर्न किया जाता है, या एक नॉर्मल से सड़क पे परिवहन कैसे चलेगा, लोग कैसे जाएंगे, वहां से उस रूल को थोड़ी देर के लिए हटा दो तो देखो कितना ज्यादा क्योस हो जाता है। तो आप सोचो कि एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री और एज अ यदि वैश्विक पैनोरमा की बात करें, यहां पर भी कुछ रूल्स बुक हैं, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, कि ज्योग्राफिकल जोन होता है, फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, उससे ऊपर आप हाई सी होता है, अब वहां पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आप हाई सी में ये काम नहीं कर सकते, अपने टेरिटरी के अंदर ही आपको करना है, ठीक है, आप एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो जो वैश्विक लेवल की संस्थाएं हैं ये सारी चीजें गवर्न करती हैं, देखती हैं, ठीक है।
अगर कहीं से भी रूल्स एंड रेगुलेशन हटा लिया जाएगा तो कैओस क्रिएट हो जाना है। अतः किसी भी सोसाइटी और किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र को रन करने के लिए उसके कुछ पार्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा वो गवर्न किया जाता है, उसको रूल किया जाता है, उसको चलाया जाता है, जिसे हम संविधान बोलते हैं। ठीक है, लिखिए, यह एक राजनीतिक शब्दावली है। यह एक राजनीतिक शब्दावली है जो मूलभूत सिद्धांतों या स्थापित पूर्व निर्णयों के समुच्चय का द्योतक होता है। पूर्व निर्णयों के समुच्चय का द्योतक होता है, जिसके अनुसार किसी देश या राज्य को शासित किया जाता है। जिसके अनुसार किसी देश या राज्य को शासित किया जाता है। जैसे देखो, यहां पे कुछ मूलभूत सिद्धांतों का समुच्चय होता है या स्थापित पूर्व निर्णयों का समुच्चय होता है। जैसे मान लो कि आप परिवार में हो, अब आप सोचो कि आप पार्टी करके आ रहे हो 4 बजे भोर में, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सूर्योदय हो रहा है, सब लोग उठ के चले गए खेत में काम करने, या आपका मतलब मान लीजिए मार्केट में आपका दुकान उकान है तो शॉप खोल लें, और आप पार्टी करके आ रहे हो 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे आपके परिवार के लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो मेंबर ऑफ हाउस है ये क्या कर रहा है, ये जो सामान्य रूल है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जिससे हमारा बिजनेस भी बढ़िया से तरीके से इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, इसको मान ही नहीं रहा है। तो हम क्या बनाएंगे, एक रूल बनाएंगे कि घर के किसी भी सदस्य को 10 बजे से पहले, हार्डली अगर किसी पार्टी में जाते हो तो 12 बजे तक आपको घर में हाजिर हो ही जाना है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में आपको 6 बजे उठ के दुकान खोलना है, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, कुप्रभावित होगी इससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, एक स्थापित रूल हो गया। आपके निर्णय के अनुसार आपने निर्णय लिया कि इतना बजे के बाद नहीं आना है घर में, नहीं तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा। तो ये भी एक क्या होगा, ये आपका निर्णय, आपके परिवार का ये क्या हो गया, कानून हो गया। और ऐसे ही कानून मिलके क्या हो गए, रूल बुक हो गए, संविधान हो गए, है ना। यही चीज ये कह रहा है। तो शब्दों के हेर फेर में आपको नहीं फंसना है, उसका जो मूल नेक्टार है उसको समझना है। अगला लिखिए, यह विधानमंडल कौमा कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कौमा शक्तियों एवं की संरचना, न्यायपालिका और न्यायपालिका की संरचना शक्तियों एवं प्रक्रियाओं का, शक्तियों, यह विधानमंडल कौमा कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कौमा प्रक्रियाओं, शक्तियों या प्रक्रियाओं एवं शक्तियों, या शक्तियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण आदि करता है। यह राज्य और नागरिकों के बीच के संबंधों को भी परिभाषित करता है। परिभाषित करता है।
बता रही है समझ में? बताओ शंभू कैसे परिभाषित करता है, क्या लिखे हो तुम? कैसे? जैसे मान लो यही है ना, जैसे मान लो तुम्हारे परिवार में तुम मतलब एक नियम है कि जहां पे बड़े बैठे हों वहां पे आपको उनके बराबर चेयर पे नहीं बैठना है, या कोई घर में क्या है गेस्ट आए बड़े बुजुर्ग आए तो उनका पांव छू के प्रणाम करना है, नहीं तो वो क्या माना जाएगा, अशिष्टता मानी जाएगी, अनुशासनहीनता मानी जाएगी। तो ये क्या किस तरीके का, ये मतलब एक आयाम है, संबंधों का आयाम है कि उस घर के उस परिवार के बड़ों में और जो यंगर हैं उनमें किस तरीके का रिलेशन है। ऐसा ही ये स्टेट और उसके नागरिकों के बीच का रिलेशन ये डिफाइन करता है। मान लो हमको संविधान के द्वारा एफआर दिए गए, एफआर बोले तो फंडामेंटल राइट दिए गए, ठीक है, तो किसके अगेंस्ट में दिए गए, राज्य के अगेंस्ट में दिए गए, कि राज्य जो है हमारे इन अधिकारों को क्या करे, सरपास ना करे। इसके साथ साथ हम इतने भी स्वच्छंद ना हो जाएं कि राजकाज चलाने में ही कठिनाई हो, तो उस पर कैपिंग भी बैठाई गई, तो संतुलन बैठाया गया, है ना, संतुलन बैठाया गया। अब इसको थोड़ा सा और ग्राउंड लेवल पे समझ लो। मान लो कि तुम अब ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, अब एक साथ चेयर कार में तुमने बुकिंग कराई, एक साथ तुम्हारे पापा का और तुम्हारा या तुम्हारे दादाजी का और तुम्हारा क्या हो गया, सीट पड़ गया। अब आप कहोगे कि ना हम नहीं बैठेंगे, बड़े बुजुर्ग हैं उनके सामने हम नहीं बैठेंगे, पता चले 10 घंटे की यात्रा है, तो तुम कोलैप्स कर जाओगे, कोलैप्स कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे। तो वैसे विशेष व्यवस्था में तुम्हें उस नियम को सरपास करना होगा और ये अशिष्टता भी नहीं मानी जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितना भी ग्राउंड लेवल पे, जितना ही लोकल लेवल पे समझने की मतलब कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम टर्मिनोलॉजी के बारे में देख रहे हैं, पॉलिटी के क्या क्या टर्म्स होते हैं जो अमूमन आपके क्लास में क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। तो इसको समझ लोगे ना तो आगे आने वाले क्लासेस में क्या हो जाएंगे, आसानी हो जाएगी। अब लिखो संविधानवाद। अच्छा, संविधानवाद। अब वाद क्या होता है, वैसे तो वादी वादी कुछ भी होता है वो तो खराब हो जाता है ना, वादी हो गई वाइंगरा, मतलब वादी घाव हो गया, घाव छुटिया नहीं रहा है, तो वादी तो अमूमन खराब चीज होता है ना। संविधानवाद का मतलब क्या हुआ, संविधानवाद का मतलब क्या होता है, वाद का मतलब क्या हुआ, मतलब हर एक एस्पेक्ट में संविधान का ख्याल रख के ही काम करना, यही हो गया संविधानवाद। उसको हम सरपास नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा वादी ना हो, वादी घाव ना हो जाए, उसके लिए संविधान में भी व्यवस्था करी गई है कि देखो भैया ज्यादा संविधानवाद के चक्कर में ऐसा हो कि संविधान रिजिड ना हो जाए और सोसाइटी के ग्रोथ को न रोक दे, तो क्या किया जाता है, परिवर्तन उसमें किया जाता है थ्रू अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। तो लिखो संविधानवाद क्या होता है। इसका सामान्य अर्थ इसका सामान्य अर्थ यह है कि सरकार को, सरकार की सत्ता संविधान से उत्पन्न होती है तथा इसी से उसकी सीमा तय होती है। इसी से उसकी सीमा तय होती है। सरकार के इस रूप में संविधान ही सर्वोच्च होता है। सरकार के इस रूप में संविधान ही
सर्वोच्च होता है। आगे लिखो। इसमें सरकार के अंगों का इसमें सरकार के अंगों का मनमाना व्यवहार नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। सरकार के अंगों का मनमाना व्यवहार नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। मनुष्य द्वारा राज सत्ता के अत्याचार और मनुष्य द्वारा राज सत्ता के अत्याचार और दुरुपयोग से बचने के लिए या दुरुपयोग के से बचने के प्रयास स्वरूप दुरुपयोग से बचने के प्रयास स्वरूप संविधानवाद का जन्म हुआ। ठीक है, प्रयास स्वरूप या परिणाम स्वरूप संविधानवाद का, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, फाइनली बोल ही दिया मैंने, विकास हुआ। ठीक,